Dear student, myself from Vidyasagar coaching classes, वर्धा. So student, आज हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ डार्विनिज्म यानी डार्विन्स थ्योरी क्या थी और लेमार्किज्म यानी क्या, दैट वी हैव टू स्टडी नाउ. ठीक है, तो डार्विनिज्म क्या है और लेमार्किज्म क्या है वो आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं. सो डार्विन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक थ्योरी दी थी और ये बताया था कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, क्या रीज़न है इवोल्यूशन के, क्या रीज़न है कि एक स्पीसीज से दूसरा स्पीसीज का डेवलपमेंट हुआ है. ओके, सो ऑल द रीज़न जो उन्हें लगे विद द सम प्रूफ उन्होंने वो दिए और उसे हम कहते हैं डार्विन थ्योरी. ऐसा नहीं है कि सिर्फ डार्विन ने ही उस पर स्टडी किया, डार्विन के समय के कई साइंटिस्ट ने इवोल्यूशन के ऊपर में स्टडी किया, लेकिन डार्विन ने जो थ्योरी दी वो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी थी और कुछ प्रूफ के साथ में दी. दैट्स वाई डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है वो एक्सेप्ट है. डार्विन के अनुसार सबसे पहले जो थ्योरी आती है उनकी, दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन. ये डार्विन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट फेमस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, दैट इज कॉल्ड अ नेचुरल सिलेक्शन. दिस प्रोसेस प्रमोट्स द एडाप्टेशन. एडाप्टेशन का मतलब होता है कि हम जिस एटमॉस्फियर में रह रहे हैं उसे हमने कितना आत्मसात किया, कितना अडेप्ट किया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ एडाप्टेशन. डू मीन बाय एडाप्टेशन? एडाप्टेशन का मतलब होता है कि किस ऑर्गेनिज्म ने किस एटमॉस्फियर में अपने आप को एडजस्ट किया है, दैट इज़ कॉल्ड अ एडाप्टेशन. हम देखते हैं कि पोलर बेयर जो है वो एकदम कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में ही रह सकते हैं. दे आर एडाप्टेड फॉर सच अ कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन. कैसे एडाप्टेशन हुआ? उनका जो स्किन लेयर होता है वो मोटा होता है, उनके बॉडी के ऊपर में जो हेयर्स है वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं. दैट्स वाई दे हैव एडाप्टेड फॉर द कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन. अगर हम कैमल को देखेंगे तो कैमल हैज़ अ वाटर हम्प, ठीक है, उनके बॉडी में वाटर हम्प होता है, वो अपने बॉडी में पानी को कई दिन तक स्टोर कर सकता है. तो कैमल हैज़ एडाप्टेड फॉर द हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन. फिश गिल्स होते हैं, दे ओनली रिस्पायर इन टू द वाटर, सो दे हैव एडेप्टेड फॉर द एक्वाटिक कंडीशन. एम्फीबियंस, वो जैसे फ्रॉग कहाँ रहता है, पानी में भी रहता है और बाहर में भी रह सकता है, तो उसने अपने आप का एडाप्टेशन लैंड एज वेल एज वाटर के लिए किया है. सो ये जो एडजस्टमेंट है जो हर ऑर्गेनिज्म ने अपने हिसाब से किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड अ एडाप्टेशन. नेक्स्ट इज द मैकेनिज्म ऑफ एडाप्टेशन एंड इवोल्यूशन इज कॉल्ड अ नेचुरल सिलेक्शन. ओके, अब जो ऑर्गेनिज्म पानी में ही रहा और वो पानी में उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया, तो इसे हम कहेंगे, ये एक एग्जाम्पल है जो किसका है, एडाप्टेशन एज वेल एज इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है. ओके, और इसी थ्योरी को कहते हैं हम नेचुरल सिलेक्शन. इस थ्योरी के हिसाब से दोज ऑर्गेनिज्म बेस्ट एडेप्टेड टू देयर एनवायरमेंट हैव अ बेटर चांस ऑफ सर्वाइविंग एंड रिप्रोड्यूसिंग. इस थ्योरी के हिसाब से जिस ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को जिस एटमॉस्फियर में अडेप्ट किया है उस एटमॉस्फियर में उसके सर्वाइवल के चांसेस और उसके रिप्रोडक्शन के चांसेस बढ़ते हैं. ओके, सो एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़ अडेप्टेड टू पर्टिकुलर एटमॉस्फियर. ठीक है, अगर वो ऑर्गेनिज्म को हम उस एटमॉस्फियर से दूसरे एटमॉस्फियर में ले जाएंगे, व्हाट विल हैपन? तो ये होगा कि वो वहाँ पे हो सकता है एडजस्ट ना कर पाए, हो सकता है कि ज़िंदा ना रह पाए, हो सकता है कि अपनी तादाद को ना बढ़ा पाए. ओके, सो दिस थ्योरी इज कॉल्ड अ नेचुरल सिलेक्शन, जो किसने दी थी? डार्विन ने. नाउ नेक्स्ट इज डार्विन के थ्योरी के अनुसार व्हाट आर द फैक्टर्स. तो एडाप्टेशन के फैक्टर्स कौन से हैं जिसमें
जो एडेप्टेड एटमॉस्फेयर है वहाँ पे वो रैपिड मल्टीप्लिकेशन कर पाएगा। लिमिटेड एनवायरमेंट रिसोर्सेस की वजह से एडेप्टेशन हो सकता है, लिमिटेड एनवायरमेंटल रिसोर्स में भी वो रह पाएगा। नेक्स्ट इज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस क्या होता है? जैसे हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं फॉरेस्ट का, तो हम देखते हैं कि फॉरेस्ट में कई ऑर्गेनिज्म है हर्बीवोरस। जैसे हम देखते हैं कि जो डियर है उसकी ही कई सारी वेराइटीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। ओके, डियर है, रैबिट्स है, देन जिराफ है, देन सांभर है, देयर आर नंबर ऑफ ग्रेजिंग एनिमल्स, जेब्राज आर देयर, जो कि हर्बीवोरस है। अब ये सारे ऑर्गेनिज्म वहाँ पे है और सपोज सूखा गिर गया, ठीक है, ऐसा कंडीशन आ गया जब जो ग्रीनरी है वो चली गई, तो ये एनिमल्स में जिसको फूड मिलेगा, जिसको ग्रास मिलेगी, जिसको सर्वाइवल के लिए फूड मिलेगा वो जिंदा रहेगा, जिसे नहीं मिलेगा वो मर जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट इज वेरिएशन। हमने देखा है जो रेगुलर कैरेक्टरिस्टिक है उसमें से अगर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक आ रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएशन। देन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के लिए एक एग्जांपल कंसिडर करेंगे। आपने अगर शेर को शिकार करते हुए देखा होगा तो उसमें ये दिखाई देता है कि जब शेर शिकार करता है, एक पूरा हिरन का झुंड है और वहाँ पे अगर शेर शिकार कर रहा है तो वो सबसे ताकतवर को नहीं चूज़ करेगा। वो किसे चूज़ करेगा? जो कमज़ोर है, जो फिट नहीं है, उसे चूज़ करेगा और उसे मारने की कोशिश करेगा। मतलब अगर आपको उस ऑर्गेनिज्म को एटमॉस्फेयर में, इस एनवायरनमेंट में ज़िंदा रहना है तो अपने आप को फिट करना होगा। जैसे आज के कोविड-19 की सिचुएशन, आज कोविड-19 में सारे लोग कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहे हैं। ओके, हु विल सर्वाइव? कौन सर्वाइव होगा? सर्वाइव वो होगा जिसका इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है। जिसका इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग नहीं है, हो सकता है कि वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट ना कर सके। ओके, उस कोविड के सिम्टम्स को बर्दाश्त ना कर सके, हो सकता है कि उसकी डेथ हो जाए। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सो जो फिट रहेगा, जो उस प्रॉब्लम से लड़ पाएगा वो सर्वाइव करेगा, जो नहीं कर पाएगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन। हमने देखा कि जो नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक है उससे अगर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है तो उसे हमने क्या कहा? वेरिएशन। यानी अगर ऑफस्प्रिंग के कैरेक्टरिस्टिक उसके पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक से डिफरेंट है तो उसे हम क्या कहेंगे? वेरिएशन। ठीक है, अब ये वेरिएशन उस ऑर्गेनिज्म तक ही सीमित है या ये वेरिएशन जो है दैट इज कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन। अगर वो नेक्स्ट जनरेशन में वो वेरिएशन जाता है सो दैट इज कॉल्ड अ इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन। जैसे कि जिराफ, ठीक है, जिराफ के लिए ऐसा कहा जाता है कि जब लैंड पे ग्रासेस अवेलेबल नहीं थी तो बाकी ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रासेस के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। ओके, द ग्रीनरी ऑन द लैंड। तब जिराफ ने क्या किया? उसने जो पेड़ के पत्ते हैं उनको खाना स्टार्ट किया। ठीक है, इस वजह से, इस वेरिएशन की वजह से उसकी जो गर्दन है वो लंबी होती गई। अब क्या हो गया? उसकी गर्दन लंबी हो गई। अगर वो उसी स्पीसीज में रहती तो ये कैरेक्टरिस्टिक नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जा पाता, लेकिन ये जो इंक्रीज इन द नेक हाइट है वो नेक्स्ट जनरेशन में गया। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जनरेशन में गया। तो अगर हम देखेंगे प्रिलिमिनरी जिराफ और आज का जिराफ तो हम ये देखेंगे कि इन दोनों एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म में हमें काफ़ी डिफरेंसेस मिलेंगे। तो इसे हम कह सकते हैं कि जो वेरिएशन आया उसे उसने नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र किया। तो दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज।
व्हाट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज? जब ये वेरिएशन इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो नॉर्मल ऑर्गेनिज्म से मैचअप नहीं कर पाते, तब इसे एक नए स्पीसीज कहा जाता है. ओके, व्हेन दिस फॉर्मिंग स्पीसीज कांट रिप्रोड्यूस विद द ओरिजिनल स्पीसीज, then that is called a formation of new species. Okay, so these are the factor of Darwinism. now यहाँ पे आप देख रहे हैं हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम फिश का बहुत ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन देख रहे हैं. ओके, फिश का इतना ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन है. अगर ये ओवर प्रोडक्शन ऐसे ही कंटिन्यू रहा तो हो सकता है कि जो सी है उसके अंदर में सिर्फ फिश की ही पॉपुलेशन रहे, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल बता हुआ है. पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं पैरामेशियम. यू नो ना पैरामेशियम जो स्लीपर लाइक दिखता है. ठीक है, सो पैरामेशियम ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. पैरामेशियम का डिवाइडिंग रेट ये हर 48 और ये 48 आवर्स में, यानी 18 आवर्स पकड़ लीजिए, 18 आवर्स में ये डिवाइड होता है. ठीक है, 48 आवर्स में ये 3 बार डिवाइड हो जाता है. अगर ये सारे के सारे पैरामेशियम जो डिवाइड हो रहे हैं, अगर वो ज़िंदा रहे, अगर इनका डेथ रेट ज़्यादा नहीं रहा और ये ज़िंदा रहे, व्हाट विल हैपन? ऐसा होगा कि 5 साल में पूरा अर्थ पैरामेशियम से भर जाएगा. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं प्लांट्स का. अगर आपने देखा होगा तो अभी जस्ट जो मौसम गया बारिश के पहले का, उसमें हमने देखा कि ये प्लांट्स है, उसके फ्रूट्स जो है, जैसे नीम अगर कंसिडर कर दें तो नीम के ऊपर में कई फ्रूट्स लगते हैं और सारे फ्रूट्स नीचे गिरते हैं. ठीक है, अगर ये सारे फ्रूट्स डेवलप हो जाएंगे तो अर्थ का जो सरफेस है वो पूरा नीम ट्री से भर जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं होता है. ये थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ द सीड जो गिरेगा उसमें से कुछ ही सीड, सिर्फ सम ऑफ द सीड विल डेवलप इनटू द न्यू प्लांट. ओके, इसका मतलब क्या है? सर्वाइवल रेट कम है. नेक्स्ट है कॉड फिश. कॉड फिश इतने एग्स देती है कि अगर इसकी सारी फिश अगर जिंदा रही तो 5 साल में पूरा अटलांटिक ओशन जो है वो कॉड फिश से पूरा फिलअप हो सकता है. ओके, सो दीज आर सर्टन एग्जाम्पल कि अगर रैपिड मल्टीप्लिकेशन हुआ, ओवर प्रोडक्शन हुआ, तो क्या हो सकता है कि पूरा का पूरा एरिया इनसे फिल हो सकता है. इसलिए नेचर के हिसाब से अगर देखें तो हमें इन ऑर्गेनिज्म में डेथ रेट ज़्यादा मिलेगा. यानी जितना उनका मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन रेट ज़्यादा है लेकिन सर्वाइवल रेट कम है. सी हियर, डार्विन थ्योरी के हिसाब से नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. ठीक है, सी द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. जैसे हम देखते हैं कि पहला देखते हैं इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल. ठीक है, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल का मतलब होता है कि स्पीसीज के अंदर खुद ऑर्गेनिज्म जो है स्ट्रगल कर रहे हैं. ठीक है, जैसे डियर का वन ग्रुप है और वो ग्रुप ग्रेजिंग कर रहा है ऑन द ग्रास लैंड, तो जिसे फूड मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा, तो ये क्या हो गया? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 बेयर है. ठीक है, दे आर फाइटिंग फॉर द एरिया टू कैप्चर द एरिया. तो एरिया कैप्चर करने के लिए दोनों फाइट कर रहे हैं. सो दिस इज अ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इन द स्पीसीज, क्योंकि ये दोनों ऑर्गेनिज्म सेम है. ओके, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, जब फाइट होती है दो डिफरेंट स्पीसीज पे फॉर द एरिया, फॉर द फूड, तो उसे हम कहेंगे इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल. ओके, जैसे एक फूड के लिए टाइगर, लियोपार्ड, ऑल कार्निवोरस, जब एक फूड के लिए एक टाइप का जैसे डियर अगर है तो वो फूड पे फीड कर रहे हैं, तो जो ताकतवर रहेगा उसे ही मिलेगा. दैट इज कॉल्ड इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल. ओके, यहाँ पे हम देख रहे हैं एक स्पीसीज है सैलामेंडर, दूसरा स्पीसीज है लियोपार्ड. ठीक है,
तो सैलामेंडर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है और लियोपार्ड उसे खाने की कोशिश कर रहा है। दैट मीन्स दो स्पीसीज है, दोनों भी अपने लाइफ को बचाने के लिए एक दूसरे से स्ट्रगल कर रहे हैं। देन एनवायरमेंटल स्ट्रगल। एनवायरमेंटल स्ट्रगल यानी जैसे कहीं फ्लड आ गया, कहीं एकदम हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन है, कहीं कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में, इसमें जो अपने आप को बचा पाएगा वो जिंदा रहेगा। सो दिस इज कॉल्ड अ एनवायरमेंटल स्ट्रगल। नाउ नेक्स्ट इज वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन हमने देखा, वेरिएशन मीन्स चेंजिंग इन द कैरेक्टर्स फ्रॉम द ओरिजिनल वन, यानी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के कैरेक्टर अलग रहना, दैट इज कॉल्ड अ वेरिएशन। ओके, तो ये डार्विन थ्योरी का मेन कंसेप्ट था कि जो इवोल्यूशन हुआ वो किस बदौलत हुआ, क्योंकि ओरिजिनल स्पीसीज में वेरिएशन होते गया और उसने नई स्पीसीज फॉर्म करते गए। ठीक है, यहाँ पे हम एक डायग्राम देख रहे हैं विच इज़ फॉर द एडाप्टेशन। ओके, ये एक बर्ड का डायग्राम है और वो बर्ड जब है जो है वो अपने डिफरेंट एटमॉस्फेयर में रहा। ठीक है, एक ही बर्ड नहीं, जैसे एक बर्ड की स्पीसीज़ है वो कहीं हमारे एटमॉस्फेयर में रहा होगा, कोई जो कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में रहा होगा, कोई टिपिकल आइलैंड पे रहा होगा। तो जो बर्ड जिस एरिया में रहा उसके हिसाब से उसका बिग का जो शेप है वो चेंज हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, एडाप्टेशन। नेक्स्ट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसको हमने कहा नेचुरल सिलेक्शन। तो अभी जो मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी जिसमें कहा था कि एक समय ऐसा आया था जब लैंड पर का फूड कम हो चुका था, तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे से स्ट्रगल करने लगे फॉर द फूड ऑन द लैंड। ऐसे जो ऑर्गेनिज्म थे वो डेड हो गए। ओके, जिराफ ने उस समय क्या किया, इंस्टेड ऑफ स्ट्रगलिंग फॉर द फूड विच इज़ प्रेजेंट ऑन द लैंड, ही स्टार्टेड टू ईट द फूड विच इज़ प्रेजेंट ऑन द ट्री। ठीक है, वो अपनी हाइट, अपनी गर्दन बढ़ा के पेड़ों के ऊपर के जो लीव्स थे या फ्रूट्स थे उसे खाने लगा। ठीक है, इसके वजह से क्या हो गया कि नेक्स्ट जनरेशन जो आया उसमें उसके नेक की हाइट और बढ़ती गई, रेस्ट इट इज़ कैरिड फॉरवर्ड। तो अगर हम कंसिडर करें उस समय का जिराफ और आज का जिराफ, तो उसमें हमें काफ़ी डिफरेंस मिलता है, उनका नेक का हाइट हमें ज़्यादा मिलता है। आज हम देखेंगे बाकी ऑर्गेनिज्म जो है वो लैंड पर के फूड के लिए स्ट्रगल करते हैं, जबकि जिराफ जो है वो पेड़ों की पत्तियों को खा के ज़िंदा रहता है। सो दिस इज़ कॉल्ड एज सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो जो फिट रहेगा वो सर्वाइव करेगा। नेक्स्ट इज इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये है स्नेल की वेराइटी। ओके, दिस इज़ अ स्नेल वेराइटी। स्नेल का रिप्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन रेट होता है, लेकिन सारे स्नेल्स जो है वो ज़िंदा नहीं रह पाते हैं। तो जो स्नेल अपना शेल हार्ड प्रोवाइड करेगा, हार्ड रहेगा, जिसका शेल जो रहेगा वो हार्ड रहेगा। ठीक है, और चेंजिंग एटमॉस्फेयर को जो अपने आप को फिट रख पाएगा, वो स्नेल जो है वो ज़िंदा रहेंगे। ओके, तो इसके वजह से उसे अपने नेचुरल स्पीसीज से डिफरेंस लाना पड़ा। इसीलिए हमें स्नेल के ऊपर में जो हार्ड का स्केलेटन मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट का, वो हम देखते हैं, जिसे हम शंख कहते हैं, वो हमें डिफरेंट टाइप्स के दिखाई देंगे। ओके, सो दिस इज़ फॉर द वेरिएशन। तो कितना यूज़फुल वेरिएशन है, उसके लिए जो ऑर्गेनिज्म वेरिएशन कर पाएगा और अपने आप को अडेप्ट कर पाएगा वो नेक्स्ट जनरेशन में रहेगा। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। ओके, जब ये वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वेरिएशन होने के कारण क्या होता है कि जो नया स्पीसीज बना है कई मल्टीप्लिकेशन के बाद में, वो नया स्पीसीज अपने पुराने स्पीसीज से मल्टीप्लाई नहीं हो पाता है। ठीक है, देन इट फॉर्म्स अ न्यू स्पीसीज। ओके, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देख रहे हो, ये एक ओरिजिनल स्पीसीज था। ठीक है, इससे ये स्पीसीज बना, ये स्पीसीज बना,
ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन ये जो है ये आपस में अब इससे मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, ठीक है, या इस जैसे जो स्पीसीज है उनसे मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो अब क्या हो गया कि ये अब एक स्पीसीज में रह गया और इसने एक नया स्पीसीज फॉर्म कर लिया, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। नाउ अभी हमने डार्विनिज्म यानी क्या होता है, लेमार्किज्म यानी क्या होता है वो देखा, ठीक है। तो डार्विनिज्म और लेमार्किज्म इसमें जो डिफरेंस है दैट वी हैव टू सी। ओके स्टूडेंट, दिस डिफरेंस आई विल टेक इन अ नेक्स्ट वीडियो क्लास, बिकॉज हम लेमार्किज्म के बारे में और थोड़ा पढ़ेंगे, देन वी आर गोइंग टू सी दिस डिफरेंस। नाउ स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू सी कि अभी आपके बुक में क्या लिखा है। दिस इज अ कॉपी ऑफ द साइंस टू बुक। सो डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन का पूरा नाम था चार्ल्स डार्विन, हैज़ कलेक्टेड इननुमरेबल स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल एंड डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस स्पेसिमेन ही पब्लिश द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। उनकी थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, विद द प्रीएच द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो अभी हमने स्टडी किया। और ये जो थ्योरी थी उन्होंने एक बुक में पब्लिश की, दैट बुक इज कॉल्ड द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस में बी द क्वेश्चन ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स और दिस में बी द क्वेश्चन ऑफ MCQs, ठीक है। तो डार्विन के थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। कौन से बुक में उन्होंने पब्लिश की थी? तो बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। While explaining the concept, Darwin says that all organisms reproduce profitably. जैसे हमने देखा कि रिप्रोडक्शन कैसा होता है, प्रॉफिटेबल। हमने कॉड फिश का देखा एग्जाम्पल, देन पैरामेशियम का देखा। इसमें हमने देखा कि ऑर्गेनिज्म का मल्टीप्लिकेशन रेट बहुत फास्ट होता है, लेकिन सर्वाइवल रेट डिपेंड करेगा एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे। सो ऑल द ऑर्गेनिज्म compete with each other in the life threatening manner. In this competition, only those organisms sustain which shows the modification. क्या कहा इसमें? वही ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेगा जो अपने आप में वेरिएशन, मॉडिफिकेशन या अपने आप को फिट रखेगा, सो दैट विल ओनली बी survive. So this is called a winning of the competition. However, beside this, natural selection also play important role because nature selects only those organisms. This is important. Nature select only those organisms which are fit to live and rest perish. जो फिट रहेगा वो जिंदा रहेगा, जो कमज़ोर रहेगा वो मर जाएगा. This is called a natural selection. इसे कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. Sustaining and selected organism can perform reproduction and thereby gives rise to the new species with their own specific character. Darwin's theory of natural selection was widely accepted for long duration. दो इवोल्यूशन के लिए जो थ्योरी बहुत समय तक चली उसका नाम है डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. However, some objection were raised against this theory. Some main objection were, अब डार्विन की थ्योरी तो एक्सेप्ट हुई थी लेकिन कुछ लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन लिया. पहला है, नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन. डार्विन का कहना है कि नेचुरल सिलेक्शन, वेरिएशन, एडाप्टेशन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये कुछ ऐसे पैरामीटर है जो ऑर्गेनिज्म के एक्सेप्टेंस को या इवोल्यूशन को रिस्पॉन्सिबल है. तो पहला ऑब्जेक्शन आया कि सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन इस इवोल्यूशन की वजह से इवोल्यूशन नहीं हुआ है. सेकेंड, डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट द यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन. ऐसा नहीं है कि जो मॉडिफिकेशन हुए वो हमेशा काम के हुए. कभी कभी जो मॉडिफिकेशन हुए वो यूजलेस भी हुए. ओके, जैसे ट्यूब फिट का डेवलपमेंट इनटू द इकाइनोडर्मेटा, ठीक है. तो ये मॉडिफिकेशन सिर्फ उस स्पीसीज तक काम आए, आगे नहीं बढ़े. तो कुछ मॉडिफिकेशन काम के थे तो कुछ मॉडिफिकेशन काम के नहीं है, तो उनके बारे में डार्विन कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए. देन देर इज़ नो एक्सप्लेनेशन अबाउट हाउ चेंजेस एंड abrupt changes
irrespective of all this objection, Darwin work on the evolution theory. Okay, तो स्लो चेंजेस या ऐसे चेंजेस जो आगे चल के रुक गए, उसके ऊपर में डार्विन्स कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए. So these are certain objection which is taken on the Darwin's theory. Now this is about the information of the scientist. Charles Robert Darwin is a complete name of Darwin's. उनका पीरियड ऑफ था दैट इज 1809 टू 1882. वो इंग्लिश बॉटनिस्ट थे, मतलब जो यूके में रहते थे. And he has proposed a theory that is called a theory of evolution. He showed that all the species of living organism have been gradually evolved over the period of thousands years from common ancestor. ये statement आपको learn करना पड़ेगा. क्या बताया डार्विन्स ने? डार्विन्स ने कहा कि ancestors से new species evolved हुई over the thousands of years. So he shows that all the species of living organism have been gradually evolved over the period of thousands of years from the common ancestor. He proposed that the principle of natural selection is responsible for the evolution. ठीक है, जिस पे बाकी लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया था. ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन. दैट स्टेटमेंट इज गिवन बाय द डार्विन. तो आज जो हमने स्टडी किया दैट इज़ ऑल अबाउट द डार्विन्स थ्योरी. कल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लैमार्किज्म थ्योरी देखेंगे. ठीक है, जो लैमार्क नाम के साइंटिस्ट ने दी. ठीक है, तो लैमार्किज्म देखेंगे और उसके बाद हम डार्विन थ्योरी और लैमार्क थ्योरी इसमें क्या डिफरेंस है दैट वी आर गोइंग टू सी. सो स्टूडेंट, टिल देन बी रिमेन सेफ एट द होम. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. Continue your learning, don't stop learning, continue your learning. Prepare the notes, खुद के notes बनाइए. Study hard कीजिए थोड़ा. ठीक है, now there is a scenario, you have to study hard. Till then, have a nice day.